a new chapter, that is chapter number 3, atoms and molecules. And this chapter is from the chemistry part, and this chapter is from the 9th class. So the topics to be covered in this chapter are, various topics are to be covered, that is the laws of the chemical combination, atom, atomic mass, atomic symbols, molecules, compounds, atoms, ions, valency and radicals, chemical formula, molecular mass and formula mass, as well as mass percentage. All these topics are to be covered in the chapter, that is atoms and molecules. तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने जितने भी चैप्टर्स केमिस्ट्री के पढ़े हैं, इन ऑल द चैप्टर्स वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर. हमने मैटर हर जगह जो है वो डिस्कस किया है. And as all we know that matter is anything that occupies space and has mass. मैटर जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और उसका कोई ना कोई मास होता है. फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, पेन, बुक, all these they have to be occupy space and has something mass. और इनका कुछ ना कुछ होता है, वो क्या होता है, मास होता है. तो अब ये जो जैसे हमारी बॉडी जो है, दैट मीन्स अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल्स. सेम एज इन केस द मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स. तो मैटर जो है वो भी स्मॉल पार्टिकल्स को मिलकर बना हुआ है, और वही स्मॉल पार्टिकल्स जो थे वो क्या कहलाते हैं, एटम्स. एटम्स एंड फिर उससे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कस करेंगे दैट इज द केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच 2 or more substances. ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं. दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more substances react to form the single product. तो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे आपका A प्लस B रिएक्ट कर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज AB. लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज लिखी जाती है दैट इज द रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पर लिखी जाएगी दैट इज द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि घर में आपके जैसे आपके होम में जो मदर जो है वो आपके चाय बनाते हैं, तो उसके लिए वी विल टेक वाटर, टी प्लस शुगर. हम क्या करते हैं, वाटर, टी और शुगर इन चीज़ों का हम मिक्सचर बनाते हैं, और उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, एंड वी गेट टी. उसके बाद हमें क्या मिलता है, टी मिल जाती है. सेम अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, सपोज आपका ल्यूक वार्म मिल्क है, उसमें हम 1 स्पून जो है वो कर्ड का डालते हैं, दैट मीन्स वी गेट कर्ड, ल्यूक वार्म मिल्क. और इसको हॉट कंडीशन पर जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्ड मिलेगा. दैट मीन्स इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more substances, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं. तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन. तो ये चीजें जो है वो क्या कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल अब इन केमिकल रिएक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो इनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस जो है वो अपने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस के बिहार पर केमिकल रिएक्शंस को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है. तो उसमें हमारे जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आते हैं. तो उसमें लेवोशिया और जोसेफ है, दैट इज एस्टैब्लिश्ड लॉज. उन्होंने कुछ जो है वो लॉज को एस्टैब्लिश किया, और लॉज को एस्टैब्लिश किया उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, एंड विच एक्सप्लेन द लॉट ऑफ अबाउट केमिकल रिएक्शंस. तो जोसेफ और जोसेफ एंड लेवोशिया जो थे, इन्होंने एस्टैब्लिश किए कुछ लॉज, और लॉज को एस्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो दी, दैट इज रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शंस. तो इसमें हम लोगों ने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये 2 लॉज दिए उन्होंने, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट दे विल डिस्कस अबाउट द वेरियस ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शंस. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास.
कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल conservation of mass, and according to the law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, in a chemical reaction, total mass of the product is equal to the total mass of the reactants. तो इसमें क्या कहा उन्होंने, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज कही कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है, that means they are equal to the total mass of the products. जो equal total mass होगा reactants का, that should be equal to the total mass of the products. Suppose करो हम अगर ले रहे हैं A plus B, अगर A का जो हमारा मास है that is 6 ग्राम और B का जो है that is 4 ग्राम, and this is the reactant side, और जब हम इसको combine करेंगे that means it give rise to AB product. तो इसमें हमारा A का जो मास होगा दैट इज 6 ग्राम एंड B का 4 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रिएक्टेंट है, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमारा रिएक्टेंट में A का जो मास है दैट इज 6 ग्राम और B का जो मास है दैट इज 4 ग्राम, तो प्रोडक्ट में भी हमारा जो A का जो मास होगा दैट इज 6 ग्राम एंड B का भी कितना होगा 4 ग्राम। दैट मीन्स 10 grams and 10 grams. That means both the sides, both reactant as well as product side, the mass of the reactant that is 10 grams, that should be equal to the total mass of the product, that should be 10 ग्राम। तो हम इस मास को ना तो अपनी तरफ से हम उसको बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं। तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इसमें हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो अगर हमारी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो ये मिलाकर के बनाते हैं वाटर। अब सपोज करो दिस इज H, अगर ये H अकेला है तो हम इसको क्या कहेंगे, एटम, और अगर हमारे H के पैरों में 2 लग जाता है, इसके आगे हम 2 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड द मॉलिक्यूल। अगर हमारा सिंगल ही हमारा एलिमेंट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। अगर उसके साथ कंबाइन कर जाते हैं कोई मॉलिक्यूल साथ में, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके हमारे हाइड्रोजन के, तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज के, हाइड्रोजन के हैं। नेक्स्ट आपका जो है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो ये हमें क्या दे रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड। अब हमारा हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने, 2 2 4 मॉलिक्यूल्स हैं। दैट मींस और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 4 into 1 कितना हो गया, 4 multiply 1 is equal to 4। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड the atomic mass of the oxygen is 16, so 16 multiply by 2 is equal to 32 grams। प्रोडक्ट्स में हमारे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स है, दैट मींस 4 multiply by 1। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है, 1, 4 multiply 1 is equal to 4। आगे हमारे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 multiply by 16 तो कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिएक्टेंट में जो हमारा मास आया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का वो कितना है, 36 ग्राम्स, और जो हमारा प्रोडक्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मास है दैट इज आल्सो 36 ग्राम। दैट मींस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जो टोटल मास होगा हमारा रिएक्टेंट का दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या था, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अगर हम कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड लेते हैं दैट मींस सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो है हमारे जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास एंड वॉल्यूम। जो उनका एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो बाय मास एंड बाय वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मास के हिसाब से भी उसका जो प्रोपोर्शन होगा उस एलिमेंट का वो सेम रहेगा, और वॉल्यूम के हिसाब से भी उस एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। हम उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बनाना है, सपोज करो अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसमें जो उसका जो प्रोपोर्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, बाय मास एंड बाय वॉल्यूम जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सपोज करो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे जो इसमें होगा
CO। तो कितने हमारे मॉलिक्यूल्स है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के? तो ठीक है, इसमें CO2। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? कार्बन के एटम कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो रेशियो जो बना 1:2। ये भाई वॉल्यूम के हिसाब से बना इसका रेशियो 1:2। अब हम अगर मास के हिसाब से देखें तो कार्बन के जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 और ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक मास है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल हमारा तो उसका एटॉमिक मास कितना है? 16। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे ऑक्सीजन के, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 32। अगर हम इसको कट करते हैं तो 6 2 ज़ा 12 16 2 ज़ा 32 एंड फर्दर इसको हम कट करते हैं 3 2 ज़ा 6 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास जो रेशियो बना बाय मास के हिसाब से दैट इज 3:8। तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन ही लेनी पड़ेगी। अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो दैट मींस दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में, किसी भी इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास एंड वॉल्यूम। कोई भी एलिमेंट जो हमारा प्रेजेंट होगा बाय डेफिनेट प्रोपोर्शन में दैट इज बाय मास एंड बाय वॉल्यूम के हिसाब से जो होगा वो क्या होगा? उसका सेम रहेगा वो। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन गेट द प्रोपोर्शन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास एंड वॉल्यूम। मास के हिसाब से उसका वॉल्यूम क्या है और बाय मास के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से प्रोपोर्शन जो है वो क्या रहेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ द constant proportion. After the laws of the chemical combination, we shift to the next topic, that is the atom. Atom is the smallest particle of an element. तो जब हमने matter around us pure पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास substances होते हैं that are of two types, तो कौन कौन से होते हैं? Pure and impure. That is pure and impure. Pure में हमने पढ़े थे elements and compounds, जबकि हमें impure में पढ़े थे mixtures और उसमें हमने solutions भी पढ़े थे various types के। That means जो आपके atoms हैं it is the smallest particle of an element and element exists in the pure form. element जो है वो हमारा किस form में exist करेगा? प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, which may or may not have an independent existence. तो जो ये एलिमेंट होते हैं that means they atom is the smallest particle of an element and they do not have their independent existence, क्योंकि इनकी कोई भी independent existence नहीं होती है। They are very small in size. Independent existence क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये साइज में काफी स्मॉल होते हैं। Their size is measured in unit नैनोमीटर। इनकी जो साइज है वो मेजर होता है किसमें? नैनोमीटर यूनिट में एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो हाइड्रोजन जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे छोटा जो हमारा एटम है दैट इज द हाइड्रोजन एंड उसका साइज जो है वो नियर अबाउट कितना है? 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो इस वजह से क्या है कि जो हमारे एटम्स होते हैं दे जो है एलिमेंट्स जो हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ये एलिमेंट का, और इनकी जो विच मे और मे नॉट हैव इनकी जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से हम इनको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। और ये जो होते हैं वो साइज में काफ़ी स्मॉल होते हैं और साइज जो होता है इनका मेजर करता है नैनोमीटर यूनिट्स में, और 1 नैनोमीटर जो होता है किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ नैनोमीटर के। और सबसे हमारा स्मॉलेस्ट जो एटम है दैट इज हाइड्रोजन और उसका जो साइज है दैट इज नियर अबाउट 10⁻⁻10 नैनोमीटर। तो अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है किसी की भी तो दैट इज वो कौन सी हमारी दैट आर द हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो ये जो है हमारी सारी इनकी क्या है? हमारी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस हैं और ये किसी भी फर्दर एटम के साथ जो वो रिएक्ट नहीं करती हैं, इस वजह से इनकी जो है वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक और तो उसमें सल्फर है, तो सल्फर जो है वो कभी भी अकेला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सल्फर के साथ जो फर्दर हमें H मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और अटैच करने पड़ते हैं, तो जिस वजह से उसकी जो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। सिर्फ अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है हमारी तो वो सिर्फ एक नोबल गैसेस की है, वो इनर्ट गैसेस है
और फर्दर किसी भी एटम के साथ जो है वो फर्दर अटैच नहीं होती हैं। नेक्स्ट, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अब एटम्स हमने पढ़ लिए कि दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और इन एलिमेंट्स की जो होती है वो फर्दर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अब इन एटम्स को व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच the atoms can be represented. That means atoms can be represented by the symbols. हम atoms को जो है represent करते हैं symbol से, and that concept was given by the Bernoulli. और वो concept जो दिया था atoms को represent करने का by the help of symbols, that is the Bernoulli. And according to the IUPAC, that is the International Union of Pure and Applied Chemistry, It approves names of the elements. उस IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जो था उन्होंने अप्रूव किया था किस चीज को, नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। एंड अकॉर्डिंग टू दिस IUPAC, सिंबल इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट्स और फर्स्ट टू लेटर। अगर किसी भी हमने एलिमेंट का जो सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम उस एलिमेंट का अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर लेंगे या फर्स्ट टू लेटर्स लेंगे। सपोज करो अगर हमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है दैट इज H। अगर हम लिथियम को करें तो दैट इज Li। तो हाइड्रोजन का हमने फर्स्ट लेटर लिया दैट इज H, लिथियम का है तो फर्स्ट टू लेटर्स लिए Li। अगर इसी तरह से हम लेते हैं बेरिलियम लेते हैं तो दैट इज Be, तो फर्स्ट टू लेटर्स हैं Be। और अगर हम कार्बन लेते हैं तो दैट इज C, तो फर्स्ट लेटर लिया है हमने एलिमेंट का। अगर इसी तरह से हम सोडियम रिप्रेजेंट करते हैं तो सोडियम का क्या होता है Na। तो यहाँ पर जो सिंबल है दैट इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि हमारा जो नेम है सोडियम, सोडियम में कहीं भी हमारा Na जो वो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स देयर आर सम रूल्स फॉर गिविंग द सिंबल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसी तरह से अगर हमने पोटेशियम का रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज K। तो पहला जो हमारा रूल था दैट इज symbols is the first letter of the elements or the first two letters of the elements. First letter is always written in capital. जो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें सिंबल लिखना है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट शुड बी कैपिटल एंड द सेकंड लेटर इज रिटन इन स्मॉल केस। पहला लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, और सेकंड लेटर जो होगा स्मॉल होगा। सोडियम के केस में जैसे हम ले रहे हैं तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल N एंड द सेकंड इज द स्मॉल। अगर उसको हम लिथियम का लेते हैं तो फर्स्ट लेटर दैट इज कैपिटल एंड द सेकंड इज द स्मॉल। अब हम कुछ जो है अब जैसे Pb है तो Pb को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल P एंड स्मॉल b, नॉट रिटन एज स्मॉल p एंड स्मॉल b। अब कुछ लैटिन नेम्स लेंगे हम फ्यू एलिमेंट्स के, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट सिंबल एंड लैटिन नेम। लैटिन नेम के अकॉर्डिंग जो है उस एलिमेंट का जो है वो सिंबल जो है वो जस्टिफाई किया गया है, उसको मान्यता मिली हुई है। तो जो अगर हमारा सिंबल किसी भी एलिमेंट का अगर हमारे इंडिया में है तो दैट मीन्स दैट सेम सिंबल इज एप्लीकेबल टू द अदर वर्ल्ड सच एज अमेरिका। उन स्टेट्स में भी जो होंगे वो अदर नेम्स होंगे वो जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो वहाँ पर भी सेम रिप्रेजेंट होंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज द एलिमेंट एंटीमनी, सिंबल क्या है उसका Sb एंड द लैटिन नेम क्या है स्ट्यूडियम। दैट मींस इसके भी यहाँ पर जो इसका सिंबल जो रिप्रेजेंट किया गया है Sb। सेकंड इज द कॉपर, सिंबल क्या है उसका Cu एंड द लैटिन नेम क्या है उसका क्यूप्रम दैट इज Cu। उसके भी यहाँ पर सिंबल जो है रिप्रेजेंट किया गया है कॉपर का। नेक्स्ट इज द गोल्ड, सिंबल क्या है उसका Au एंड द लैटिन नेम इज द Arum, Aurum। आयरन Fe, लैटिन नेम फेरम। Lead, symbol is Pb and the Latin name is the plumbum. Next, mercury, symbol is Hg and the Latin name is the hydrogen. So this is the representation of the elements, symbols and their Latin name. On the behalf of the Latin names, the symbols of these elements can be justified. Next is the atomic mass of the elements. अब atomic mass of elements क्या है? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हम किसी भी एलिमेंट का जो है वो मेजर नहीं कर सकते हैं, बट उसका जो एक रिलेटिव एटॉमिक मास होगा कैन बी नो। हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को नहीं मेजर कर सकते हैं, बट द रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड। अब उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है H1 H2 H3। दैट मींस ये एग्जिस्ट करता है हमारा आइसोटोपिक फॉर्म्स में। इस वजह से हम उसको
हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, तो अगर हम इसके इन प्लेस हाइड्रोजन के हीलियम लेते हैं तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 4। तो अगर हम क्या कहेंगे जो उसका हीलियम का जो एटॉमिक मास है दैट मीन्स दैट इज 1/12 टाइम्स ऑफ द कार्बन एटम। उसका जो हीलियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 1/12 होगा कार्बन एटम के। सेम अगर हम सोडियम का एटॉमिक मास लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास जो है दैट इज 23। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा दैट मीन्स हम ये कहेंगे द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इज 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। तो उसका जो एटॉमिक मास होगा सोडियम का वो क्या होगा 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। अब कार्बन फर्दर हमारा दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो हमारा फॉर्म करता है एग्जिस्ट C12 और C14 की फॉर्म में, पर हम जो है ज्यादा कौन सी फॉर्म को परफॉर्म करते हैं C12। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज रिलेटिव मास एज कंपेयर टू द एटम दैट इज कार्बन 12 6 taken as 12 atomic mass units. So we can define atomic mass जो हमारा the number times an atom of helium element is heavier, मतलब जो helium atom है that is heavier 1/12 times of the carbon एटम। तो इस तरह से हमें जो है हम इस तरह से किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास को नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, पर अगर हम किसी एक एटम का जो है वो हम एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं और फर्दर हम किसी भी एक्स वाई या जेड जो होगा उनके जो हम एटॉमिक मास है उनके साथ कंपेयर करके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या चीज है? मॉलिक्यूल जो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है विच इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि कैसे एग्जिस्ट करता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या आ गया कि जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज का? कंपाउंड का। जैसे हमने एलिमेंट का देखा, जो हमने एलिमेंट का देखा तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, वैसे ही हमारा मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कंपाउंड का एंड विच इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और ये जो मॉलिक्यूल होता है वो इसमें कैपेबिलिटी है किस चीज की? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की। तो इसमें जैसे हमने कहा था कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, तो ये सारे जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये फर्दर किसी और मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कंबाइन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इनके पास एक कैपेबिलिटी है, दे हैव द एबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं सच एज O2। तो अगर हमारा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये किस चीज के कॉम्बिनेशन से बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर के बनाएंगे O2। अगर ट्राइएटॉमिक है तो हमारे कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के? 1 2 3। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जहां पर डाइएटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है वहां पर हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंबाइन करेंगे, और जहां पर ट्राइएटॉमिक फॉर्म होगी वहां पर एग्जिस्ट करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ये क्या है? एटॉमिसिटी जो है ये नंबर ऑफ एटम्स हैं जो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। सच एलिमेंट्स आर, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है। मोनोटॉमिक जो होंगे जिसमें हमारी हीलियम जो है ये फर्दर किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं करता है, तो ये एग्जिस्ट करता है हमारा मोनोटॉमिक फॉर्म में। नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये फर्दर ये इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है, ये फर्दर किसी एटम के साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? मोनोएटॉमिक फॉर्म में। डाइएटॉमिक फॉर्म है तो डाइएटॉमिक फॉर्म में हमारे कौन से? जहां पर हमारे 2 मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करेंगे, जैसे Cl2 है, O2 है, Br2 है। तो ये सारे जो हमारे फॉर्म्स है मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म्स में। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन जो होंगे वो एग्जिस्ट कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? डाइएटॉमिक फॉर्म। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके वो क्या बनाएंगे? डाइएटॉमिक फॉर्म। ट्राइएटॉमिक फॉर्म है तो ट्राइएटॉमिक में क्या होंगे? जैसे O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जहां एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइएटॉमिक फॉर्म। पॉलीटॉमिक फॉर्म है मतलब जहां पर 2 या 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा कंबाइन करेंगे, दैट मींस एट दैट टाइम दैट कंडीशन इज नोन एज द पॉलीटॉमिक फॉर्म। अब पॉलीटॉमिक में जैसे हमारा फास्फोरस है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स को मिलकर बना हुआ है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस।
सल्फर है तो ये 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? हमारी पॉलीएटॉमिक फॉर्म। नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट होने के बाद कंपाउंड्स हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किए थे सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। कंपाउंड्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे वो कंबाइन कर क्या बनाएंगे और कंबाइन करेंगे टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब यहाँ पर जो है कंपाउंड जो होंगे ये जो है डिफरेंट, इसमें एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो कंबाइन करेंगे एक साथ मिलकर और कंबाइन करेंगे इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, और उनका जो प्रोपोर्शन होगा दैट शुड बी डेफिनेट। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारी फॉर्मेशन थी दैट इज 1:2 की, दैट इज बाय वॉल्यूम के हिसाब से जो उसकी जो रेशियो है दैट इज 1:2, और अगर हम बाय मास के हिसाब से देखें तो दैट इज 3:8, दैट इज बाय मास। तो यहाँ पर जो हमारे एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइन करेंगे टुगेदर in definite proportion to form the compounds. So this is the compound. Next, molecules are written in the respective molecular formula. अब किसी भी मॉलिक्यूल को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई भी हमने मॉलिक्यूल लिखना है तो उस मॉलिक्यूल लिखने के लिए हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से हम उस कंपाउंड को जो वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे। That means that carbon dioxide is represented with the help of molecular formula, that is CO2. Molecular formula is a symbolic representation of molecule. Molecular formula जो है it is the symbolic representation of any molecule. किसी भी molecule को represent करने के लिए उसकी एक symbolic representation जो होती है वो क्या कहलाती है? molecular formula. तो इसमें जो है अब कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड लिखना है तो SO2 है, तो अगर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है तो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 है, कार्बोनिक एसिड है तो H2CO3 है। तो ऑल दीज आर द molecular formula of the various different molecules, and by these molecular formula we can represent the symbolic representation of all these molecules. Next, atoms and ions. अब atom क्या होता है? An atom that gives a charge. एटम जो है वो क्या है? कोई भी एटम जो होता है जब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। एटम, अब हमारा एटम जो सपोज दिस इज द एटम, अब एटम के पास जो है हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी हैं, नेगेटिव चार्ज आयन भी होंगे और न्यूट्रल भी होंगे। न्यूट्रल कौन से होंगे? जिनके ऊपर ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिवली कौन से होंगे? प्रोटॉन्स। तो ये एटम है, एटम के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हैं और न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल क्या है? जहां पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल होगा, नेगेटिव चार्ज भी इक्वल होगा। तो जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उस टाइम वो एटम ना कहलाते हुए क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। सो दिस इज द एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एटम के पास जो चार्ज होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली, नेगेटिवली और न्यूट्रल, और जब उस एटम के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ आयन, दो तरह के आयंस होते हैं, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। अब कैटायंस कौन से होते हैं? दोज विच हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। अगर उस एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स वो क्या करेगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लॉस कर देगा। अगर उसके पास कैपेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की तो वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अगर उसके पास कैपेबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो वो क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के साथ उसके ऊपर चार्ज होता है वो क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन दोज इन द न्यूट्रल एटम्स। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है तो उसके जो न्यूट्रल एटम से जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेस हो जाते हैं। एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, दे ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं, क्योंकि इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और जरूरत होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं?
गेन करते हैं एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द न्यूट्रल एटम, और इनके इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमेशा जो है वो ज्यादा होते हैं न्यूट्रल एटम से। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमारे जो एटम्स हैं जब उनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। हमने ये भी देख लिया कि जो कैटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं, लॉस करने की वजह से उनके ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो हमारे एनायंस हैं दे ऑलवेज हैव द कैपेबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इस वजह से इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब उसके बाद फर्दर हमारा कंसेप्ट आता है कि उनके ऊपर वैलेंसी जो होती है उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी जो है वो क्या है, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा या गेन करेगा उस हिसाब से उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो आता है। सपोज करो हमारा सोडियम है, सोडियम जो होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या लगता है, Na पॉजिटिव। अब इसी तरह से अगर हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन जो होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गेन करता है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या जाता है, क्लोरीन नेगेटिव। तो वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की, और उसकी जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा वो लॉस करेंगे उतना ही उसके ऊपर चार्ज आएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करें तो उसके ऊपर चार्ज होगा वो एक का चार्ज होगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं तो 2 पॉजिटिव होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं तो 3 पॉजिटिव। वैसे ही हमारा गेन में अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं तो 1 नेगेटिव होगा, अगर 2 गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो 2 नेगेटिव होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो 3 नेगेटिव। सो दिस इज द concept of the valency. The next topic of this chapter, that is radical. Radicals क्या होते हैं? Radicals are those that bear charge. Radicals वो होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, and they are also called as polyatomic ions. तो रेडिकल्स वो हुए जो कि क्या करते हैं अपने ऊपर, वो चार्ज बियर करते हैं, एंड दे आर पॉलीएटॉमिक, और इनमें जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। सो दिस इज नोन एज रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोनेट देखते हैं तो CO3 2 नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज जो है वो कौन सा है, 2 नेगेटिव। उसके साथ हम लेते हैं नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, sulfide SO4 2 negative. So all these are the radicals that bear the charge and they exist in the polyatomic form. Next is the chemical formula. It is symbolic representation of a compound. किसी भी compound को represent करने के लिए हमें जो है वो एक symbolic representation की जरूरत होती है, that is known as the chemical formula of any compound. To write a chemical formula, किसी भी केमिकल फॉर्मूला को राइट करने के लिए वी शुड लर्न वैलेंसीज एंड रेडिकल्स। अभी हमने वैलेंसी के बारे में भी पढ़ा, रेडिकल के बारे में पढ़ा। वैलेंसी जो होती है दैट मीन्स वो किसके ऊपर निर्भर करती है, जितने वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा या गेन करेगा। लॉस करेगा तो चार्ज पॉजिटिव होगा, गेन करेगा तो चार्ज नेगेटिव होगा। रेडिकल्स भी वही हैं जो कि क्या करते हैं, अपने ऊपर चार्ज बियर करते हैं और ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक से अधिक एटम जो होते हैं वो इसमें जुड़े होते हैं। तो सेम आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी सेम है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी कंपाउंड की, और किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वी शुड लर्न द केमिकल फॉर्मूला एज वेल एज द वैलेंसीज एज वेल एज द रेडिकल्स। हमें वैलेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए और रेडिकल के बारे में भी पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन इजिली राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. So this is the general representation of the compounds. This is the name of the radical formula and the charge. For example, our radical is hydrogen. Hydrogen का जो formula that is H positive, उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया 1. सोडियम Na positive, चार्ज कितना आ गया 1. अमोनियम NH4 positive, चार्ज कितना आ गया 1. क्लोराइड Cl negative, चार्ज कितना आ गया 1. क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव, चार्ज कितना आ गया 2. फेरस Fe3 पॉजिटिव, चार्ज कितना आ गया 3. सो दिस इज द symbolic representation of the compound, and we can easily write the symbolic representation of the compound when we have to learn the valency as well as the radical of any compound.
नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे फॉर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है CaHCO3 ट्वाइस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें कंपाउंड्स जो दिए गए हैं उसकी हम नंबरिंग देखेंगे। कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम। हाइड्रोजन के कितने हैं, स्क्वायर के बाहर 2 है तो दैट मींस हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2। कार्बन के कितने हैं 2। ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ऑक्सीजन के कितने हैं 6। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12, 1 into कार्बन का 1 into 12। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना है 2, 1 उसका जो है वो मास है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। कार्बन का कितना है 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12। ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो कैलकुलेट करेंगे तो 12 1 जा 12 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 12 2 जा 24, 16 6 जा 96। कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना आएगा ये 12 2 14, 14 प्लस 24 प्लस 96, 14 2 2 4 9 और 4 13, दैट इज 134। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12। मॉलिक्यूल्स कितने हैं कार्बन के 1 मल्टीप्लाई बाय 12। अब बीच में साइन प्लस का आएगा क्योंकि फर्दर आगे एटम जो है वो दूसरा अटैच है तो प्लस। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का 16, तो 12 1 जा 12, 16 2 जा 32, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम्स। So this is the calculation of the molecular mass and the formula mass. Next let us make chemical formula now. अब हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं। फर्स्ट वी विल टेक द कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना है Ca2 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या है नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Ca और जो चार्ज है 2 पॉजिटिव वो कहाँ चला जाएगा क्लोरीन के साथ CaCl2। इसी तरह से अगर हम सोडियम ऑक्साइड का देखते हैं तो Na पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना पॉजिटिव, ऑक्सीजन के साथ 2 नेगेटिव, Na के साथ क्या चार्ज आ जाएगा 2 और O, क्या बन गया सोडियम ऑक्साइड। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। The last concept of this topic is the mass percentage of elements in a compound. किसी भी एलिमेंट का ये कंपाउंड हम जो मास परसेंटेज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला दैट वी हैव टू बी अप्लाई फॉर कैलकुलेटिंग द मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज मास ऑफ द एलिमेंट। जिसका हमने एलिमेंट का मास निकालना है उस मास का हम क्या लेंगे एलिमेंट ऑफ दैट मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. This is the mass percentage of elements in a compound. So this is all about the chapter that is the atoms and the molecules and all the topics that are to be covered in very detail, and all the topics are to be discussed, and the next topic of this chapter is the chapter number 4 that to be discussed in the next lecture.